हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल FRK एजुकेशनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 10th के बाद UPSC की तैयारी कैसे किया जाए, यानी IAS की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है, यानी हम लोग किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हैं, तभी हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप ग्रेजुएटेड चाहे इंजीनियर बनकर हो, चाहे डॉक्टर बनकर हो, चाहे BBA कर हो, किसी भी फील्ड से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चाहे किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएटेड हुए हो, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो पहला बात हो गया कि आपको ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा। अब जान लेते हैं हम लोग कि आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉमन होता है। यानी इसके पहले आपको जानना होगा कि UPSC के एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होते हैं, और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो सारे एस्पिरेंट्स यानी स्टूडेंट चुनते हैं कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे, हम वो सब्जेक्ट लेंगे। जैसे कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग लेता है, कोई मेडिकल साइंस लेता है, कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट लेता है, यानी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, पंजाबी। तो ये उनके ऊपर होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, यानी जितने भी लोग UPSC का एग्ज़ाम देंगे वो लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉमन होता है, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को। तो वो सब्जेक्ट है सोसाइटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है और साइंस एंड टेक है। यानी साइंस एंड टेक मैं बता दे रहा हूँ कि साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ओवरलैप नहीं करता है। इसमें स्पेस के बारे में आता है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आता है, और जो दवा रिसर्च होता है वो सब, मतलब ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में रहती है वो चीज़ें आती हैं। तो अगर आप 10th के बाद से साइंस लेते हैं तो आपको UPSC में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी हाँ, साइंस ले रहे हैं तो आपको UPSC में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कॉमर्स ले रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वो ओवरलैप होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी कुछ भी ले रहे हैं, तो ये भी ओवरलैप होगा। पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, ये ओवरलैप होगा। लेकिन साइंस लेंगे तो आपका सिलेबस ओवरलैप नहीं करेगा IAS के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साइंस मन है तो आप साइंस नहीं ले सकते हैं, साइंस लेकर भी IAS कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो लोग IITian और डॉक्टर ही निकालते हैं इस एग्ज़ाम को। वो क्यों निकालते हैं, कभी सोचा है आपने? इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यानी उनके अंदर ये बात होती है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो लोग कर ले जाते हैं इस एग्ज़ाम को। तो ये सारा खेल जो है कॉन्फिडेंस का है। आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में जीतना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले अपने दिमाग में ही हार गए तो आपको कोई नहीं जिता सकता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि ये सारा जो है बात कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आपको सबसे ज़्यादा ये बात पे ध्यान रखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ, यानी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तभी आप कर पाएंगे। अब आते हैं, अभी हम लोग 10th किए हुए हैं, ठीक है। अब हमको UPSC का एग्ज़ाम देना है, तो उसके पहले हम इंटरमीडिएट करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अभी आप जस्ट 10th किए हुए हैं, अब जा रहे हैं आप इंटरमीडिएट करने। तो इंटरमीडिएट में 3 स्ट्रीम होता है, एक कॉमर्स होता है, आर्ट यानी ह्यूमैनिटीज़, और साइंस होता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से करते हैं तो या तो आप IIT का तैयारी करते हैं या नीट का यानी मेडिकल का तैयारी करते हैं। लेकिन ये वाला जो आप पढ़ते हैं ये IAS में ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको एक सलाह देंगे कि अगर आप IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT के लिए तो 2 ही अटैम्प्ट मिलता है और नीट के लिए आपको बहुत सारा अटैम्प्ट मिलता है। तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मुझे 2 ही अटैम्प्ट देना है, नीट वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं दूंगा। तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि मुझे तो 2 ही देना है, तो आप उस 2 में ही अपना जान लगा देंगे
और ज़रूर आपका 2 अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप साइड से ग्रेजुएशन में नाम लिखवा दें और ग्रेजुएटेड हो जाए, उससे ग्रेजुएशन कर लें, और जैसे आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सलाह है कि आप 8 साल 10 साल सिर्फ मेडिकल की तैयारी नहीं करते रह जाएं। अगर आपका मेन टारगेट यूपीएससी देना है तो आप साइड से ग्रेजुएशन भी कर लें, ताकि आपका मेडिकल नहीं भी निकले, हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल नहीं भी निकल रहा है तो आप साइड से ग्रेजुएटेड हो जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो इनका सबसे पहला बात ये रहता है कि इनका साल खराब नहीं होता है, ये डायरेक्ट करते जाते हैं, यानी जस्ट 12th किए उसके बाद से ग्रेजुएशन किए और फिर एग्ज़ाम दे देते हैं यूपीएससी का। तो इनका साल खराब नहीं होता है और इनका बहुत सारा सब्जेक्ट जो है ओवरलैप करता है, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इस एग्ज़ाम को जब ये लोग देने जाते हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटीज़ वालों का नहीं निकलता है ज़्यादातर। क्यों नहीं निकलता है, ये सारा बात जो है कॉन्फिडेंस के ऊपर है। ये लोग कोई एग्ज़ाम निकाले नहीं रहते हैं, कोई इंट्रेंस दिए नहीं रहते हैं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये लोग नहीं कर पाता है ज़्यादातर। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले भी निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं निकालते हैं, लेकिन वो भी निकालते हैं। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि सारा खेल कॉन्फिडेंस के ऊपर है। जबकि इनका मैक्सिमम सब्जेक्ट ओवरलैप कर जाता है, पहले से ये लोग पढ़ कर आते हैं, फिर भी इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाते हैं। और IITian और डॉक्टर सब इस सब्जेक्ट को कभी देखे भी नहीं होते हैं, फिर भी वो आकर क्रैक कर लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ सोचने वाली बात है ना कि आखिर इनका क्यों निकल जाता है, जबकि उस सब्जेक्ट को ये लोग कभी देखे भी नहीं रहते हैं, फिर भी क्रैक कर जाते हैं, और जो इसको इतने सालों से पढ़ रहे हैं वो नहीं निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ पे ये लोग लैग कर जाते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। इस पे मैं बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ये तो मस्ट है। ठीक है, कॉमर्स वाले जो सीए बनते हैं या बीबीए करते हैं, इनका भी सिलेबस ओवरलैप करता है। ये भी डायरेक्ट इनका भी साल कुछ ख़राब नहीं, तो जो सीए की तैयारी करते हैं उनका कुछ साल ख़राब हो जाता है, लेकिन और लोगों का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सही ऑप्शन होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग मेरे कहने से कॉमर्स ले लें, साइंस ले लें, ये ले लें, वो ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिसमें दिल लगता है, जो आपका मन करता है, वही सब्जेक्ट लें। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वालों का नहीं होता है, या साइंस वालों का नहीं होता है, या कॉमर्स वालों का नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे लोग ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। हाँ, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। तो ये अभी मत सोचिए, अभी आपका जिसमें दिल लग रहा है, जो आपका बनना है वो आप बन सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ अपना प्लान भी रखते हैं, यानी कुछ जो डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं भी निकला तो हम तो या तो डॉक्टर रहेंगे या इंजीनियर रहेंगे, तो हम इससे अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसा भी ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ लेकर कर लेते हैं तो आपका साल भी बचता है, यानी 3 साल में आप ग्रेजुएटेड होते हैं और आप जस्ट इस एग्ज़ाम को दे देते हैं। और जैसे टीना डाबी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, वो तो ह्यूमैनिटीज़ वाली ही थी ना, और रैंक 1 लाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो ह्यूमैनिटीज़ लिए और उनका एंड टारगेट यही है यूपीएससी करना, तो वो जस्ट इस एग्ज़ाम को मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं और जस्ट दे देते हैं और निकाल लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपका होगा इंटरमीडिएट, अब आपको ग्रेजुएशन करना होगा। अब देखिए, ग्रेजुएशन में आप साइंस या कॉमर्स ले सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप लिटरेचर का सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर साइंस कॉमर्स आप लेते हैं तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, मैथ, फिजिक्स से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। बायोलॉजी लेते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी से कर सकते हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट अगर आप इसको ऑप्शनल चूज करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है। इसको कवर करने में आपको 8 से लेकर 12 मंथ तक लग सकता है। ठीक है, तो ये जो इसका सिलेबस यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो बहुत सारे लोग जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या मैथ फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए रहते हैं, वो जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ ऑप्शनल वो लोग ह्यूमैनिटीज़ वाले ले लेते हैं, यानी सोशोलॉजी ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, क्योंकि ये उनका सिलेबस छोटा पड़ जाता है उनके साइंस वाले बैकग्राउंड से। जो उनको
3 से 6 महीने में तैयारी हो जाती है उनकी, और ये 8 से 12 महीने लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आप पहले से ह्यूमैनिटीज से ही ग्रेजुएशन किए रहेंगे तो आपका तो पहले से ही तैयार होगा, तो उनको तो कुछ फायदा हो जाता है पहले से। अब आते हैं कि कुछ लोग लिटरेचर लेते हैं, यानी आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, मैथिली, डोगरी, कश्मीरी, मराठी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इससे भी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और ये सब्जेक्ट भी आप यूपीएससी में ऑप्शनल ले सकते हैं। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको इंटरमीडिएट कैसे करना है, ग्रेजुएशन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अभी 10th किए हुए हैं तो पहले इंटरमीडिएट कीजिए, उसके बाद सोचिएगा कि हम ग्रेजुएशन लैंग्वेज से करें, कॉमर्स से करें, साइंस से करें, या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से करें। ठीक है, अब आते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी जैसा मेरा जहाँ तक जानकारी है कि 2-3 साल के पहले ये एजुकेशन सिस्टम अभी लागू होने वाला है नहीं। तो अभी आप जस्ट इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, 10th दिए हैं, तो शायद आप जब तक ग्रेजुएशन करने जाएं तब तक ये लागू हो जाए, तो वहाँ आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या लॉयर बन रहे हैं, तो इसमें आप उस सब्जेक्ट के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो आपको सिर्फ मेडिकल साइंस ही पढ़ाया जाता था पहले, लेकिन अब आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप उसमें भी जाकर पढ़ सकते हैं। इंजीनियर हैं, वहाँ भी आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपके इंजीनियरिंग में नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लें जो आपको यूपीएससी में फ़ायदा पहुँचाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा ही आपको और वीडियो चाहिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इससे जुड़ी वीडियो और मिल सके। तो इसी लफ्ज़ों के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। जय हिंद।